हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 2 से उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आपके प्री बोर्ड में आ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम देने जाने से पहले आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर और समझ कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं हमें, तो हमें बताना है कि ये जो कथन है और जो हमारा कारण है, क्या वो दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, हमें वो बताते हैं। तो कथन हम देखते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम 2005 जो है उसका उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कराना था। क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं। ग्रामीण जो क्षेत्र थे वहां पर रोजगार प्रदान कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और इसके तहत क्या था कि प्रति कारक क्या हमारा कि इसके तहत प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिन का जो है रोजगार है वो प्रदान कराना अनिवार्य था। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो कथन था वो गलत है, परंतु जो कारण है वो सही है। ठीक है, तो इसलिए ए गलत है लेकिन आर जो है वो सत्य है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाभ के उद्देश्य से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें गतिविधियां जो करी जाती हैं वो इस लाभ के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। तो वो होता है सार्वजनिक क्षेत्र। क्योंकि जो निजी क्षेत्र होते हैं ना उनका उद्देश्य केवल यही होता है कि वो इस तरह से कमाए कि उनको लाभ होए, परंतु जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उनका उद्देश्य बिल्कुल भी लाभ कमाना नहीं होता। वो जनता के लिए होता है, सार्वजनिक तौर पे सभी के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्र जिसमें गतिविधियों को इस तरह किया जाता है ताकि उसका उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना नहीं होता है, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो माल का उत्पादन नहीं करते। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें जो श्रमिक होते हैं वो किसी माल का उत्पादन नहीं करते? वो होता है हमारा तृतीय क्षेत्र। क्योंकि जो तृतीय क्षेत्र के श्रमिक होते हैं वो किसी माल के बजाय सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संगठित क्षेत्र है उसका सही अर्थ हमें बताना है। तो जो संगठित क्षेत्र का अर्थ क्या होता है कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हो। क्या ऐसा होता है? यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, नौकरियां नियमित नहीं है, ये जो कम वेतन प्रदान करती हैं। तो क्या इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? हमें यहाँ पे बताना है, ध्यान से देखिएगा। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनना है हमें। तो संगठित क्षेत्र का अर्थ वो होता है कि यह उन उद्योगों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें जो है वो नियमित होती हैं। जो संगठित क्षेत्र होते हैं उनमें जो रोजगार के नियम, कई ऐसे नियम हैं जो लागू होते हैं वहां पे, परंतु जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उनमें कोई नियम ही नहीं है। तो अगर नियम होते भी है तो उनका पालन नहीं होता है। तो ठीक है, तो इसमें हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इसमें जो रोजगार की गारंटी होती है, शर्तें होती है, वो एकदम नियमित होती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, हमें ये बताना है। अभी हमने देखा ना कि रोजगार गारंटी अधिनियम देखा हमने, परंतु अगर हमें रोजगार की अवधि बढ़ानी हो और अधिक रोजगार लाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम दो तरीके कर सकते हैं, एक छोटे अवधि के लिए और एक दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए भी कर सकते हैं। तो छोटे अवधि के लिए जैसे कि हमारा राष्ट्रीय रोजगार योजना था, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005। ये परियोजना क्या है, तुरंत अगर रोजगार उपलब्ध कराना तो ये हो सकता है। ठीक है, और इन योजना के अंतर्गत क्या होता है, 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है और रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। मगर इन केस अगर नौकरी नहीं मिल पाती है, रोजगार नहीं मिल पाता है, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, और जो गरीब होते हैं उसमें अति गरीब लोगों को भी रोजगार प्रदान होता है यहाँ पे। और अधिक गतिविधियों को क्षेत्रक में आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रक में वर्गीकृत करने से जो अन्य तरीके हैं वो भी हो सकते हैं। मतलब जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसके कई ऐसे अन्य तरीके भी हो सकते हैं जिसको इस क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है और उनसे रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये छोटी अवधि के लिए हो सकता है। ठीक है, और अगर लेकिन छोटी अवधि के लिए तो हो गया, लेकिन दीर्घकालीन उपाय क्या है ऐसे, हमें वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि जो कृषि सुविधाएं होती है जितनी, उसमें सुधार कर दो। सस्ती दर पर जो कृषि ऋण है वो उपलब्ध करा दो। किसानों को ना सस्ते दर पर ऋण नहीं मिल पाता है, तो ऐसा करा दिया जाए कि किसानों को सस्ती दर पर ऋण मिल पाए, है ना, और सुविधाएं मिल जाए कृषि से रिलेटेड, तो इससे भी रोजगार उनको और मिलेगा। ठीक है, और जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें उद्योगों की स्थापना की जाए। अर्ध ग्रामीण ना वो गांव होते हैं ना वो शहर होते हैं। ठीक है,
तो वहाँ पर जो उद्योग हैं, उनकी स्थापना की जाए, इससे भी रोज़गार उत्पन्न होगा, ठीक है? और जो विद्यालय और जो कॉलेज है, उसकी स्थापना की जाए, इसमें टीचरों की और आवश्यकता होगी, है ना? ठीक है? और जो स्वास्थ्य सुविधाएँ उसको बेहतर बनाना, उसमें भी ऐसे कई कर्मचारी होंगे, जिनको साफ-सफाई से लेकर डॉक्टर तक की नई आवश्यकता होगी, तो निश्चय भी नए रोज़गार का सृजन होगा, राइट? तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो असंगठित क्षेत्रक है, उसमें मजदूरों के समक्ष आने वाली समस्याओं का हमें वर्णन करना है। कौन से क्षेत्र के? असंगठित क्षेत्र के। जो मजदूर होते हैं ना असंगठित क्षेत्र, उनके सामने कई ऐसी समस्याएं आती हैं, हमें उनको वो बताना है। सबसे पहली बात कि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, उनके पास कोई नियम वियम का पालन नहीं होता, उनको कभी भी काम से निकाला जाता है, कभी भी काम में लगाया जाता है, और उनके काम करने के घंटे भी निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है? और वो नियमित रूप से कार्य नहीं करते हैं। जब काम आता है तो उनको बुला लिया जाता है, जब नहीं तो नहीं। और अगर वो छुट्टी करते हैं तो उनके पैसे भी काट लिए जाते हैं, और उनको संडे जैसे भी छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो हम आंसर देख लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो सरकारी नियम और विनियम को नहीं मानते हैं, ठीक है? क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र होते हैं, और इसमें जो बहुत से लोग होते हैं वो अपने छोटे-छोटे कार्य जो हैं वो सड़क पर विक्रय करते रहते हैं। और जो निम्न वेतन इनमें क्या होता है, वेतन भी बहुत कम मिलता है, मजदूरी जो है वो भी तय नहीं होती है, वो मालिक अपने अकॉर्डिंग देता है, और जो रोजगार है वो भी नियमित नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ क्या होता है, जो अतिरिक्त समय में काम अगर करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते, जैसे ओवर टाइम के पैसे होते हैं ना, वो नहीं मिलते यहाँ पे आपको। एक्स्ट्रा टाइम अपनी मर्जी से करवाएंगे मालिक जो होगा, ठीक है? और वेतन छुट्टी भी नहीं मिलेगी। प्राइवेट जो संगठित क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है, उनको एक छुट्टी दी जाती है और उनके पैसे भी नहीं काटे जाते हैं। परंतु यहाँ पे क्या होता है, उनको वेतन की एक तो उनको कम पैसे भी दिए जाते हैं, और अगर वो छुट्टी कर ले तो उनके पैसे भी काट लिया जाता है। ठीक है? और अगर बीमारी के कारण या फिर किसी भी कारण आपने छुट्टी करी हो, तो असंगठित क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाएगा, आपके पैसे काट लिए जाएँगे, ठीक है? और इसमें क्या होता है, नौकरी भी असुरक्षित होती है, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है असंगठित क्षेत्रों में। तो ये कुछ अ, समस्याएँ थी जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने या मज़दूरों के सामने आती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि प्रछन्न बेरोज़गारी से आप क्या अभिप्राय है, या प्रछन्न बेरोज़गारी से आप क्या समझते हैं, हमें वो बताना है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ उनके उदाहरण देकर हमें बताना है कि प्रछन्न बेरोज़गारी क्या होता है, ठीक है? तो लोग प्रत्यक्ष कार्यरत होते हैं मगर वास्तव में बेरोज़गार होते हैं। एग्ज़ाम्पल से मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आपने चैप्टर को भी पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, पर फिर भी एक बार बता देती हूँ कि मान लीजिए एक ये पूरा खेत है, उसमें ना 2 लोगों की आवश्यकता है, पर वहाँ पे काम कर रहे हैं 5 लोग, ठीक है? क्योंकि घर में लोगों के पास और कुछ काम नहीं है, तो वो जो 5 सदस्य हैं, वो सभी इस खेत में लगे हुए हैं, ठीक है? तो होगा क्या कि अगर उस 5 व्यक्तियों में से 3 को निकाल भी दिया जाए ना, तब भी वो 2 व्यक्ति जो है, वो इस खेत को अच्छे से खेती कर सकता है। पर फिर भी जो लोग 3 एक्स्ट्रा इसमें लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई और अन्य रोज़गार नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। काम तो कर रहे होते हैं, पर वो असलियत में जितना काम कर सकते हैं वो उससे कम काम करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पर्याप्त कार्य तो होते हैं, काम तो कर रहे होते हैं, पर वास्तव में एक तरह से वो बेरोज़गार होते हैं। तो इसीलिए इसको प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी कहते हैं, ठीक है? और एक ही काम पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। एक और एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे शहरों में होता है ना, एक ही दुकान को अगर 2 व्यक्ति चला सकता है, तो फालतू में उसमें 10-10 लोग लगे हैं। तो ये भी एक तरह से प्रच्छन्न बेरोज़गारी का ही एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? और ये जो समानता कहाँ होता है, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, उसमें कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, और शहरी क्षेत्र में एक दुकान में एक परिवार के 4-4 सदस्य लगे चलाते रहते हैं, जहाँ 2 के कार्य की भी आवश्यकता हो सकती है। जहाँ 2 के कार्य कर सकता है, वहाँ पे 4-4 लोग लगे हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहलाती है। मतलब कार्यरत हैं पर वास्तव में बेरोज़गार है। वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र है, उसके कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किन्हीं 3 लाभों का उद्देश्य करना है। सॉरी, संगठित क्षेत्र के हमें बताने हैं। तो जो अभी तो हमने देखा असंगठित क्षेत्र के उनके सामने क्या-क्या समस्याएँ होती हैं। अब हमें बताना है कि जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं, उनको कौन-कौन से लाभ मिलते हैं, अब हमें वो बताना है। तो उनका सबसे पहला लाभ यही होता है कि उनका जो रोज़गार होता है, वो सुरक्षा का लाभ होता है, रोज़गार सुरक्षा का लाभ होता है उनको।
और अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। और सवेतन छुट्टी मतलब वेतन के साथ उनको छुट्टी भी मिलती है। ऐसा नहीं कि अगर वो छुट्टी करेंगे तो उनके पैसे कट जाएंगे। कुछ पर्टिकुलर छुट्टी उनको दी जाती है जिसमें उनके पैसे नहीं काटे जाते हैं। और अवकाश काल में भुगतान भी दिया जाता है उनको। भविष्य निधि और सेवा अनुदान, पेंशन जैसी सुविधाएं भी दी जाती है उनको। चिकित्सीय लाभ दिया जाता है, जैसे एसआई होता है ना लोगों का, और चिकित्सीय लाभ भी मिल जाता है और पेंशन का भी प्रावधान होता है। तो ये लाभ है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को दिया जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं, हमें वो बताना है। तो भारत में इसे नापने का जो कार्य है वो किस संगठन द्वारा किया जाता है, हमें ये भी बताना है। तो सकल घरेलू जो उत्पाद है वो किसी देश के भीतर किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तु और जो सेवा होती है उसका मूल्य होता है। मतलब उस कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र है, देश है, उसमें अंतिम वस्तु जो उत्पन्न की जाती है, अंतिम वस्तु या फिर सेवा, उसका जो मूल्य होता है उसी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप पहले किसी ने आटा पिसवाया और फिर उस आटे से लास्ट में बिस्किट बन गया, और फिर उस बिस्किट को जब कस्टमर ने खरीदा, तो वो जो लास्ट उत्पादन हुआ, वो जो लास्ट अंतिम जो उस वस्तु का मूल्य होगा, तो वो चीज क्या होती है, वो जीडीपी कहलाती है, ठीक है। तो उस किसी भी पर्टिकुलर पर ईयर में, किसी भी वर्ष में, उस क्षेत्र में उत्पादित जो अंतिम वस्तु होती है या फिर सेवा, उसका जो मूल्य होता है उसको जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसको नापने की बात करें तो उस वर्ष में जो क्षेत्र वो किसी भी पर्टिकुलर कोई ईयर ले लीजिए और उस क्षेत्र का जो कुल उत्पादन है उसकी जानकारी प्रदान करता है, ठीक, प्रदान कर लीजिए। और फिर मापन का जो कार्य है वो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, इसके मापन का कार्य कौन करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और अगर मैं एक बार आपको फिर अच्छे से समझाने की कोशिश करूं जीडीपी क्या होता है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर में किसी भी पर्टिकुलर देश में अंतिम में जितनी भी वस्तुएं और जो सेवाएं उत्पन्न हो रही हैं उसका जो मूल्य होगा वो होता है हमारा जीडीपी। और इसका रखरखाव या फिर ये कहिए कि इसको नापने का कार्य कौन करता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो ग्रामीण भारत है उसमें रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु कोई चार हमें ग्रामीण जो इलाका है भारत में, हमें वहां पे रोजगार अगर उत्पन्न करने हैं तो उसके लिए हमें कोई चार सुझाव देने हैं, ठीक है। तो सिंचाई की सुविधाओं को सुधारना चाहिए। मतलब लोगों ग्रामीण में क्या होता है, ज्यादातर लोग किसानी या कृषि में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। तो वो सबसे पहला कि उनको सिंचाई की अच्छी सुविधा दी जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया जाए ग्रामीण इलाकों में, तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सुलभ, सस्ती और बेहतर परिवहन की सेवाएं दी जाए, तो क्या होगा, जब सड़कें अच्छे से बनाई जाएंगी तो उसको रख रखाव एंड ऑल के लिए भी तो रोजगार उत्पन्न होगा, ठीक है। और गैर कृषि को भी बढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं कि ग्रामीण में सिर्फ कृषि को ही बढ़ावा दिया जाए, उनके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्ट्रियां लगाना, इन सभी को भी बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। इससे भी कई रोजगार उत्पन्न होंगे ग्रामीण इलाके में भी। और जो कृषि आधारित उद्योग हैं, उनमें जो लघु उद्योग है और जो कुटीर उद्योग है उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। वहां पे जितने भी उद्योग हैं जो कृषि से ही भले रिलेटेड हो, पर उनको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे हम ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय तथा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा की हमें व्याख्या करनी है। तो मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या होता है, एक शैक्षणिक स्तर जो है सूचक है जो कि स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय का औसत होता है। तो ये निकलता कैसे, मानव विकास जो सूचकांक है वो निकलता कैसे है कि जो हमारा स्वास्थ्य की स्थिति है और जो प्रति व्यक्ति आय है उसका जो औसत होता है वो हमें निकलता है एसटीआई के थ्रू, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश की औसत आय जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। किसी भी पर्टिकुलर देश में कुल जितनी भी जनसंख्या है उसकी कुल आय को अगर विभाजित कर दिया जाए तो जो आंसर आता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। और प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य स्थिति को जब औसत निकाला जाता है तो उससे हमारा मानव विकास सूचकांक या प्रति व्यक्ति आय एचडीआई यही शैक्षिक स्तर पर यानी कि मानव विकास सूचकांक के द्वारा हमारा निकाला जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो भारत है उसमें तृतीय क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण बनाने के लिए उत्तरदायी किन्हीं तीन कारक को बताना है हमें कि जो भारत है उसमें जो तृतीय सेक्टर है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है, उसके लिए हमें कारण बताने, उसके रीजन बताने हैं हमें।
तो अनेक सेवाओं, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डाक एवं तार रक्षा, परिवहन आदि की आवश्यकता होती है ना? और जो कृषि होता है, उद्योग होता है, उसके विकास हेतु अनेक सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे आय लोगों की बढ़ती है, तो वैसे-वैसे लोग क्या होते हैं, नई-नई चीज़ों की माँग करने लगते हैं। जैसे लोगों की आय बढ़ती है, तो लोग आजकल घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ट्रैवल करेंगे, तो होटल में स्टे भी करेंगे। होटल में स्टे करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें जितनी भी आवश्यकता होगी, तो उसको खरीद कर भी लाया जाएगा। तो इस तरह से कई ऐसी कड़ियाँ हैं, जो आपस में जुड़ी होती हैं, जिससे क्या होता है, तृतीय सेक्टर से जो है वो रोजगार भी और उत्पन्न होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है? तो जैसे-जैसे लोगों की आय बढ़ती है, उनकी माँग भी बढ़ेगी और कुछ लोग जो है अन्य कई सेवाओं की माँग शुरू कर देते हैं, जैसे कि होटल में खाने जाना, ट्रैवल करना, है ना? मूवी देखना, ये सभी नए-नए माँग शुरू हो जाते हैं जब लोगों की आय बढ़ती है तो। और कुछ जो नई सेवाएँ हैं, जैसे कि संचार, प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएँ जो होती हैं, वो भी बढ़ने लगती हैं। तो कुछ इस प्रकार जो तृतीय सेक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है भारत के तृतीय क्षेत्र में। इसी वजह से यही कारण है जिसकी वजह से जो तृतीय क्षेत्र है, वो बढ़ने लग गया है, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो इस चैप्टर में समझ में ना आई हो, इस चैप्टर में जितने भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।